हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप? तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी ये फिजिक्स चैनल में। तो आज हम डिस्कस करने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। भाई ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हमने देखा, ठीक है, कि भाई ऑसिलेटिंग चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलते हैं, ठीक है। वन काइंड ऑफ ये रेडिएशन है, एनर्जी का रेडिएशन है। और जो एनर्जी रेडिएट कर रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में कर रही है ना। तो भाई इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह क्या है? तो आइए देखते हैं उसकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ये हमने देखा था कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को, सॉरी, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। और इसी तरीके से वो जनरेट करते जाते, एक दूसरे को जनरेट करते जाते और आगे बढ़ते जाते हैं, है ना। तो यहां पे हमने वो भी देखा था कि जब भी कोई ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है तो ऐसे केस में वो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और उसी तरीके से अगर कोई ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जनरेट होता है ना। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे कि यहां पे हमने देखा था, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हमने एक्स एक्सिस पे दिखाया तो इसका मतलब ये है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड हम वाई एक्सिस पे दिखाएंगे। और अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस पे है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे है तो ऐसे केस में उनका प्रोपोगेशन जो भी है वो उन दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब कि जेड डायरेक्शन में होगा। मतलब कि ये वेव जो बनेगा, बनता बनता जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, जो यहाँ पे कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी वो सारी चीजें वो जेड डायरेक्शन में होगी। मतलब कि प्रोपोगेशन की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होती है ना। तो ये उनकी पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। क्लियर है? ये आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आता है ना। चलो दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोली है यहाँ पे, let plane electromagnetic wave propagation in z direction, here electric field ex is in the x direction, electromagnetic wave propagation in z direction and varies according to the sine function। हाँ, हमने ये देखा था कि भाई अगर आप यहाँ पे वेव को, हमने यहाँ पे देखा कि जब टाइम यहाँ से जीरो से स्टार्ट होता है ऐसे टाइम पे हमने अज्यूम किया था कि तब कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट करता है, तो वो जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है वही यहाँ पे ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। और दोनों का नेचर जो हमने यहाँ पे देखा वो साइनोसॉइडल रहा है ना। इसीलिए हम अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, अल्टीमेटली ये प्रॉपर्टी ये कहना चाहती है कि अगर हम यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर हम मैथमेटिकली मॉडलिंग करना चाहे, मैथमेटिकली शो करना चाहे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन कुछ ये बन सकता है, मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन कुछ ये बन सकता है। और हमने ये देखा था इट इज जस्ट ए वेव इक्वेशन, क्योंकि हमने मान लिया था, एक्चुअली हमने तो मान ही लिया है, लेकिन जिन्होंने ये इन्वेंट किया था, जिन्होंने ये देखा था कि अच्छा ये वाली प्रॉपर्टी है, अच्छा ये वाली होती है प्रॉपर्टी, ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, क्योंकि वो वेव है तो वो वेव इक्वेशन को फॉलो करेंगे। और अगर उस हिसाब से देखने जाए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेव इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, तो कुछ ये बनेगा। उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का अगर इक्वेशन बनाना चाहे तो वो क्या बनेगा, तो वो ये बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों का वेव इक्वेशन कुछ मैथमेटिकली ये लिख सकते हो। इट इज वन काइंड ऑफ वेव इक्वेशन। और यहां पे ये जो z है वो क्या दिखा रहा है, z आपको प्रोपोगेशन की डायरेक्शन दिखा रहा है। वेव इक्वेशन में भी ऐसा ही था ना, अगर कोई वेव x डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है तो वहां पे kx टर्म आई थी, है ना, आपने 11th में स्टडी किया है, ठीक है। मतलब कि ये प्रॉपर्टी ये कहना चाहती है कि यहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को वेव इक्वेशन का इस्तेमाल करके आप इसको मैथमेटिकली मॉडल भी कर सकते हो, मतलब कि आप उसका नेचर यहां पे समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा था, ये थर्ड प्रॉपर्टी हमने देखा था, हमने कि रिलेशन, मैंने बोला था कि ये एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि ये लेवल पे आपको ये समझाना कि ये रिलेशन आया कहां से। बेसिकली बताऊं तो ये रिलेशन आता है आपके जो मैक्सवेल के चार इक्वेशन है ना उसी से। मतलब कि आप मैक्सवेल का फेराडे लॉ लगाओगे और वहां पे हमने देखा ना चार इक्वेशन इसके देखे थे, मैंने कल के लेक्चर में बताए थे, दो गॉस लॉ है, एक फेराडे लॉ, एक एम्पियर मैक्सवेल लॉ है, ठीक है। तो आप ये चार लॉ को इस्तेमाल करो। बेसिकली अगर आप फेराडे लॉ लगाओगे तो वहां से आपको ये रिलेशन बनना है, ये रिलेशन आपको वहां से मिलने वाला है ना। लेकिन उसका जो डेरिवेशन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। वैसे भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझना लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही। एक बात बताऊं, हिस्ट्री ऐसा बोलती है कि भाई लाइट क्या है, लाइट का रहस्य क्या है। जब भी साइंटिस्ट इसके पीछे लगे पड़े थे ना, तब कोई बोलता था कि भाई ये लाइट एक पार्टिकल है,
कोई बोलता था कि भाई लाइट ये पार्टिकल नहीं है, लाइट तो वेव है ना, और यही बस चलता रहा था। कोई बोलता है कि वो पार्टिकल है, कोई बोलता है कि वो भाई वेव है। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये लाइट क्या है, पार्टिकल नेचर शो करता है या वेव नेचर शो करता है, लाइट को मैं पार्टिकल मानूं या वेव मानूं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहानी चल ही रही थी, चली रही थी, चली रही थी, किसी को पता नहीं चल रहा था कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब लाइट को क्या मान के चले, ठीक है। और किसी ने फिर आके ये बोल दिया, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, यंग्स का डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट है, वहां पे हम देखेंगे कि लाइट कौन सा नेचर शो करती है ना। तो ये सारी चीजें वहां पे देखेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि हिस्ट्री ऐसा बोलती है कि भाई ऐसा हुआ था कि वो टाइम ऐसा था कि भाई लाइट, सबको पता है कि लाइट क्या है, लेकिन लाइट का रहस्य क्या है वो किसी को पता नहीं था। लाइट क्या है, मतलब कि लाइट क्या है, मतलब कि वो ये नहीं जानते थे कि वो पार्टिकल है कि वेव है, ठीक है। वो उनके पास नहीं था जवाब, इसका जवाब कुछ भी नहीं था। ये सारी जो डिस्कवरी होती है ना, मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ है, लेकिन वो कैसे आया, कहां से आया, किस वजह से आया, इसका सोर्स क्या है, ये सारी चीजें जानना बहुत ही जरूरी होता है ना। तो वहां से ये सारी कहानी चल रही थी। कोई बोलता था ये पार्टिकल नेचर शो करता है, कोई बोलता था कि भाई नहीं ये तो वेव नेचर शो करता है, अपने अपने तरीके थे उनको प्रूव करने के। तो सारी चीजें चल रही थी, सारी चीजें चल रही थी, ठीक है। फिर कहां से किसी ने आके बोल दिया कि नहीं भाई देखो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैं ये बोल रहा हूं कि भाई लाइट 100%, 100% आप मान सकते हो कि वो वेव नेचर शो करते हैं। और वेव वन काइंड ऑफ एनर्जी होती है। वेव क्या है, एनर्जी है। अगर 11 में ढंग से आप वेव पढ़े हो तो आपको पता होगा कि वेव इज ओनली वन काइंड ऑफ एनर्जी, वो कोई पार्टिकल नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि वेव जहां से जा रही है, एनर्जी जहां से पास कर रही है, वहां के पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, क्योंकि उसको मीडियम चाहिए। अगर वो वेव है, जो एनर्जी है उसको प्रोपोगेट होना है, जैसे कि साउंड वेव है, तो अगर उसको प्रोपोगेट होना है तो उसको मीडियम चाहिए। उसको वो मीडियम चाहिए कि जो उसकी एनर्जी को आगे बढ़ा पाए, है ना। तो आपको जो दिखता है ना, जैसे कि वो वाला अपने ऑसिलेशंस इन थ्रेड, वो सारी चीजें आपने वहां पे देखी होगी कि थ्रेड को आप एक छेड़े को बांध दो दीवार के साथ और यहां से एक बम बनाओ, तो वो एनर्जी आपको ट्रैवल करती नजर आएगी। तो इसका मतलब क्या है, क्या वो थ्रेड वहां से यहां तक, यहां से वहां तक गई, दीवार तक नहीं, कोई एनर्जी गई, और वो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, कहीं ट्रैवल कर रही है एक जगह से दूसरी जगह पे, इसीलिए आपको ये बम दिखेगा, है ना। कि अभी मान लो कि आपने यहां से बम प्रोड्यूस किया है, यहां से ये थ्रेड बंधी हुई है, तो ऐसे केस में आपको नजर आएगा कि थोड़े टाइम के बाद ये बम यहां पे प्रोड्यूस हुआ होगा, थोड़े टाइम के बाद आगे बढ़ते बढ़ते वो यहां पे पहुंचा होगा, इस तरीके से वो आगे बढ़ता जाता है ना। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी है, लेकिन ये ऐसी एनर्जी है कि जिसको ट्रैवल करने के लिए भाई एक मीडियम चाहिए, एक मीडियम चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये मीडियम का काम कौन करेगी, ये थ्रेड करेगी। ये थ्रेड जो भी है वो मीडियम का काम करती है, एनर्जी जहां से पास करती है वहां के पार्टिकल को वो उठा के ऊपर करती है, वापस नीचे लेके आती है, एनर्जी पास हो गई, वापस वो पार्टिकल नीचे आ जाएंगे, मतलब कि हमें ये पार्टिकल ऑसिलेट करते नजर आएंगे, है ना। यही चीजें आपने देखी थी। तो अल्टीमेटली ये वेव क्या है, वेव वन काइंड ऑफ एनर्जी है। कोई एनर्जी ऐसी होती है कि जिसको मीडियम चाहिए, कोई एनर्जी ऐसी भी होती है कि जिसको मीडियम नहीं चाहिए। ये सारे टाइप्स वगैरह वेव के आप वहां पे पढ़ चुके हो, स्टडी कर चुके हो, ठीक है। तो मुझे यहां पे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं मान लेता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये अच्छे से समझा है, ठीक है। तो तब ना ये कहानी चलती थी कि भाई ये लाइट क्या है, ठीक है, इसका रहस्य किसी के पास नहीं था। किसी ने आके फिर ये बोल दिया कि भाई लाइट वेव नेचर शो करती है, और उसने प्रूफ भी दे दिया, उसने एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ भी दे दिया कि लाइट एक वेव नेचर शो करती है। मतलब कि सबने मान लिया कि लाइट एक वेव नेचर है, मतलब कि लाइट एक वेव है, सबने मान लिया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर दिया था ये सारी चीजें, ठीक है, वो पार्टिकल नहीं है। लेकिन ये मैक्सवेल जी है ना, ये बड़े सयाने थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव कर दिया। कभी सोचा है कि यार क्या लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो सकती है? जरा सोचो, क्या ये लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकती है? भाई इन्होंने प्रूव करके दे दिया कि जी हाँ ये लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बड़े खुश हो गए होंगे उस दिन, जिस दिन उन्होंने ये ढूंढ निकाला था। एक्चुअली हुआ क्या था कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, चलो छोड़ो ये कहानी आगे लाएंगे, ये जो हमारे पास है ना ये पॉइंट 6 है, वो इसी के बेस है, इसी के रिलेटेड है, ठीक है। चलो तो वहां पे आएंगे। तो मैक्सवेल जी ने 4 इक्वेशन दिए थे वेव को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझने के लिए, और टू बी स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझने के लिए। देखो ये जब इन्होंने डिस्कवर किया ना, उसके बाद ऑप्टिक्स भी साथ में जुड़ गया। पहले क्या था कि स्टैटिक अकेला था, फिर किसी ने एक्सपेरिमेंट करके बोला कि भाई नहीं, ये स्टैटिक चार्ज जब भी मूव होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, मतलब कि मैग्नेटिज्म का सोर्स क्या है, मूविंग चार्ज। तो भाई यहीं से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, स्टैटिक एंड मैग्नेटिक दोनों कंडीशन एक साथ हो गई, मतलब भी बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अभी किसी ने सोचा नहीं था कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ऑप्टिक्स के कंसेप्ट भी आ जाएंगे, लेकिन भाई ये वहां पे भी इंट्रोड्यूस हो गए, ठीक है। तो
ये जो कहानी है ना, ये जो रिलेशन अभी मैं बोल रहा हूं कि इसको एक्सेप्ट कर लो, लेकिन मैक्सवेल जी ने इक्वेशन लगा के इसका प्रूफ दिया था कि भाई हाँ ये कहानी चलती है और ये इसी की तरह के है। लोगों को पता था कि भाई लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि क्या ये लाइट जो भी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। ये मैक्सवेल जी ने समझाया था कि भाई चलो देखते हैं, पॉइंट नंबर 6 पे आएंगे तब देखेंगे, ठीक है। ये कहानी बहुत ही ऐसे इंटरेस्टिंग होती है। अगर आप फिजिक्स को अगर इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो तो सिर्फ मार्क्स के लिए मत पढ़ो, जितना डीप में जाओगे उतना ज्यादा जानने को मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पे हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई देयर इज ए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड वो रिलेशन क्या है ये मैक्सवेल जी के इक्वेशन से हमें ये डिराइव कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे तो सिर्फ 12th स्टैंडर्ड के लेवल पे इसको सिर्फ एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो रिलेशन है E0/B0 दैट इज इक्वल टू C। ये कल मैंने बताया था, कल के लेक्चर में हमने समझाया था, ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था। तो वहां से B0 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं E0/C, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, तो इन फ्री स्पेस ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर सेल्फ सस्टेन। Thus, for oscillation of electric and magnetic field, medium is not required, whereas other waves require the medium for propagation. मतलब कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो भी है, देखा गया कि भाई उनको किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, वो अपने आप प्रोपोगेट करते जाते हैं, उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, है ना। जैसे कि मैंने बताया कि साउंड वेव है, तो साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए बीच में मीडियम चाहिए, वो पार्टिकल चाहिए जो ऑसिलेट हो पाए, जो वाइब्रेट हो पाए और वो वाइब्रेशन से एनर्जी आगे बढ़ पाए, है ना। तो ऐसा यहां पे नहीं है। जैसे कि हमने थ्रेड का एग्जांपल है कि थ्रेड के अंदर आप एनर्जी ट्रैवल करवाते हो, तो वहां पे वो एनर्जी को ट्रैवल करते वहां पे आगे जाने के लिए एक मीडियम चाहिए, और थ्रेड वो मीडियम का काम करेगी, और वो मीडियम की वजह से आपको ये दिखेगा कि अच्छा ये एनर्जी ट्रैवल कर रही है, जो आप वेव बोलते हो अल्टीमेटली वो एक एनर्जी है ना। क्लियर है, ठीक है। तो कोई ऐसे एनर्जी होती है, कोई वेव ऐसे होते हैं कि जिसको माध्यम चाहिए, लेकिन हमारे पास ये जो ईएम वेव है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो भी है, उनको कोई माध्यम की जरूरत नहीं है। जरा गौर करना, कोई माध्यम की जरूरत नहीं है। क्या लाइट को प्रोपोगेट करने के लिए कोई माध्यम की जरूरत है क्या? सोचो, क्या लाइट को प्रोपोगेट करने के लिए कोई माध्यम की जरूरत है क्या? अगर माध्यम की जरूरत होती तो लाइट स्पेस में अगर ट्रैवल करती है तो स्पेस में ट्रैवल कर पाती, यहां पे अर्थ तक नहीं पहुंच पाती। जरा सोच के बताओ कि लाइट कहां से आती है और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके आती है, क्या उसको कभी कोई माध्यम की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी, है ना। सोचो, जरा सोच के बताओ, क्या उसको कोई माध्यम की जरूरत है? आपका आंसर अगर नो है तो आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ कंपेयर कर सकते हो। धीरे धीरे ये बेस बनाते जाओ कि क्या ये लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो एक पहला सिमिलरिटी आपको यहाँ पे दिखेगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपोगेट करने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से आप लाइट के बारे में सोचो, खुद ही सोचो, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स। हाँ, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, ट्रांसवर्स क्या होते हैं, नॉन मैकेनिकल क्या होते हैं, वेव में आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास भी ये ट्रांसवर्स एंड नॉन मैकेनिकल वेव है, ये प्रॉपर्टी उनके पास भी दिखी। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस और वैक्यूम इज इंपॉर्टेंट कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ। its value is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, देखने जाओगे तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। इसी ने सारे रहस्य खोल दिए लाइट के, ठीक है। किसी ने बोला ये पार्टिकल है, किसी ने बोला कि ये वेव है, फिर किसी ने आके बोला, किसने बोला, वो सारी चीजें ना हम वहां पे यंग्स का डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट देखेंगे, वहां पे जाके देखेंगे, ठीक है, कि कौन क्या बोल रहा था, किसने कौन सी थियरी दी थी, ठीक है। लेकिन जब ये प्रूव हो गया कि भाई लाइट वेव है, तो अभी कहानी ये बनी कि तो भाई ये लाइट इनिशिएट कैसे होती है, मतलब कि लाइट का कॉज क्या है, सोर्स क्या है, लाइट कहां से आती है, ऐसा क्या हुआ कि लाइट प्रोपोगेट करके यहां तक आई। अगर वो वेव है, चलो मान लिया कि वेव है, वेव एक एनर्जी है, लेकिन उसका कॉज क्या है, उसका सोर्स क्या होना चाहिए, ठीक है, वो किसी को पता नहीं था। फिर मैक्सवेल जी ने क्या किया, मैक्सवेल जी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, क्योंकि वो तो स्टडी कर रहे थे, उन्होंने ये तो बताया था कि भाई दो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में एक करंट का एग्जिस्टेंस है, और वो करंट होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, और वो डिस्प्लेसमेंट करंट ऐसा होता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इनिशिएट होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को प्रोवाइड कर देता है, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है ना। तो इसकी वजह से यहां पे ये कहानी आई बीच में कि भाई अभी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों का एग्जिस्टेंस हो सकता है एक साथ, और फिर वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जन्म हुआ, है ना। ये आपको सारी कहानी, सारी स्टोरी पता है,
यू नो एवरीथिंग, ठीक है, हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली है। तो फिर मैक्सवेल जी ने अपने इक्वेशन जो भी दिए थे, 4 इक्वेशन, वैसे भी उनका मैंने बताया था कि कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक ही पॉइंट था, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, लेकिन फिर भी उन्होंने कौन सी इक्वेशन कौन सी जगह पे लगाना वो उन्होंने ढूंढ निकाला था। और जब उन्होंने इक्वेशन लगाए तो उनके पास एक फैराडे लॉ से एक रिलेशन आया और एक दूसरा एक और रिलेशन आया। जब दोनों रिलेशन को उन्होंने मर्ज किया, आई एम सॉरी मैं यहां पे ये नहीं समझा सकता हूं क्योंकि ये आपके हायर स्टैंडर्ड में आएगा, ठीक है, हायर स्टैंडर्ड में मतलब कि आप जब हायर स्टडी में जाओगे वहां पे वो सारी जो डिटेल में आएगी वहां पे आप पढ़ लेना, ठीक है। तो वहां पे इन्होंने देखा कि भाई जब भी इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी निकालने की कोशिश की, कहां पे, फ्री स्पेस में, और जब उन्होंने इक्वेशन लगाए और जो रिलेशन निकाले और वो रिलेशन को जब उन्होंने एक दूसरे के साथ सॉल्व किया तो भाई उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि भाई उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी वैक्यूम में कितनी आई, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड आई। मतलब कि जो आज तक ये नहीं समझ पाए थे, जो लोगों को ये नहीं पता था कि भाई ये लाइट का, क्योंकि ये स्पीड तो किसकी है, ये स्पीड तो लाइट की है भाई, ये लाइट की स्पीड, भाई लाइट की स्पीड क्या होती है वैक्यूम में, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। सबको पता था कि भाई लाइट की स्पीड इतनी होती है, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि क्या लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है कि नहीं है। क्योंकि अगर लाइट अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन जाती है तो भाई लाइट का सोर्स भी मिल गया, सोचो, क्योंकि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सोर्स क्या है, ऑसिलेटिंग चार्ज, है ना। तो भाई बस कहानी यही थी। तो यहां से इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उन्होंने चारों इक्वेशन लगाए, कुछ फॉर्मूला वगैरह डिराइव किए, वो सारी चीजें आप हायर स्टडी में पढ़ोगे। वहां से उन्होंने दो रिलेशन को यहाँ पे एक दूसरे के साथ सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद इन्होंने ये प्रूव किया कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वैक्यूम में स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, लेकिन ये तो होती है लाइट की स्पीड। और अगर लाइट की स्पीड इतनी है तो इसका मतलब ये होता है कि लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब कि लाइट भी हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो भाई इसका सोर्स बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सोर्स क्या है, ऑसिलेटिंग चार्ज, है ना। तो सीधी कहानी बनी और वहां से सबको मतलब दिमाग में ये फिट हुआ कि अच्छा लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। मतलब कि हमारी लाइट का सोर्स क्या है अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये ढूंढा था किसने, मैक्सवेल जी ने, ये मैक्सवेल जी ने बताया था, ठीक है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने ये सारी चीजें, उनके जो फॉर्मूला है उसका पूरा डेरिवेशन निकाला, डिराइव करके उन्होंने सॉल्व किया। तो सॉल्व करके उन्होंने ये पता लगाया कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड इतनी है और वो किसके बराबर है, वो लाइट की स्पीड के बराबर है। मतलब कि कहीं ना कहीं लाइट, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइट है, नहीं, हम ये बोल सकते हैं कि भाई लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। मतलब कि ये कहानी प्रूव हो गई कि अल्टीमेटली लाइट इज वेव। जो एक्सपेरिमेंट करके बताया गया था कि भाई हाँ लाइट एक वेव है, वो यहां पे क्लियर भी हो गया कि भाई हाँ वो एक वेव है, और वो भी कौन सा वेव है भाई, वो कौन सा वेव है वो आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये था उनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन, मतलब कि वहां से कोई प्रूफ की अभी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो क्योंकि लाइट, ध्यान से सुनना, लाइट डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, वो सारी प्रॉपर्टी, ऑप्टिक्स के रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टी आती है वो सारी प्रॉपर्टी को वो सॉल्व करती है, सारी प्रॉपर्टी को वो ओबे करती है। तो इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी वो सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। और वो किसने बताया, हर्ट्ज जी ने बताया, ठीक है। तो हर्ट्ज जी ने यहां पे ये बताया कि भाई जिस तरीके से लाइट ऑप्टिक्स के जितनी प्रॉपर्टीज होती है वो सारी ओबे करती है उस तरीके से, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी यहाँ पे लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो इसकी वजह से वो भी ये सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगी। और ये जो पोलराइजेशन वाली प्रॉपर्टी उसका बेस्ट एग्जांपल होता है एएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। मैं एफएम नहीं बोल रहा हूँ, एएम बोल रहा हूँ, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ये एक अलग तरीके की टेक्निक होती है सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करने की। हम ज्यादातर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज करते हैं जिसको हम एफएम बोलते हैं, लेकिन वो शॉर्ट रेंज की होती है ना, वो ज्यादा रेंज की नहीं होती है। मतलब कि आपका सूरत का जो एफएम रेडियो है तो वो ज्यादा से ज्यादा आपको भरूच से आगे नहीं सुनाई देगा, ज्यादा से ज्यादा भरूच तक सुनाई देगा, उसके बाद
क्योंकि वहां पे बड़ौदा का यहाँ पे रेडियो स्टेशन भी आएगा, तो यहाँ पे होगा क्या कि नहीं तो इंटरफेरेंस हो जाएगा, इसीलिए उसकी रेंज लिमिट हो जाती है ना। तो वो ज्यादा से ज्यादा आप भरूच से थोड़ी आगे दूर तक आप उसको सुन सकते हो, उससे ज्यादा नहीं सुन सकते हो, ठीक है। फिर हाँ, अलग बात है कि अगर वहां पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन अच्छी है तो ऐसे केस में वो ज्यादा देर तक भी ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। उसका पावर खत्म नहीं होता है तो वो गायब नहीं होगा, वो ट्रैवल करता रहेगा, लेकिन उसकी रेंज लिमिटेड होती है। लेकिन ये एएम स्टेशन जो भी होते हैं ना, उनकी रेंज बहुत ही लंबी होती है, बहुत ही दूरी ट्रैवल कर सकती है वो। तो ये एएम एक अलग टाइप की मॉड्यूलेशन टेक्निक है। होपफुली लास्ट टू लास्ट ईयर जब भी ये सिलेबस चेंज हुआ, तो प्रीवियस जो हमारा जो गुजरात बोर्ड का सिलेबस था उसमें एक चैप्टर था, लास्ट चैप्टर था कम्युनिकेशन, जिसको यहां से हटा दिया गया। पता नहीं क्यों इन्होंने हटा दिया, लेकिन वहां पे एएम एफएम एंड पीएम ये तीनों मॉड्यूलेशन टेक्निक आपको स्टडी में आती थी। क्योंकि अल्टीमेटली आप जो भी स्टडी कर रहे हो तो उसके पीछे का अल्टीमेट एम क्या है, पीछे जाके वो कहां पे यूज होने वाला है, वो सारी चीजें ना आपको पता होनी जरूरी है। लेकिन ये चैप्टर निकाल दिया गया एनसीईआरटी के हिसाब से, वो चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं था तो उन्होंने निकाल दिया, ठीक है। लेकिन वो लास्ट ओल्ड सिलेबस में था गुजरात बोर्ड के, कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये यहाँ पे नहीं है, तो हम इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ ये पोलराइजेशन के प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है एएम, ठीक है, एएम ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। उसके बाद अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें तो क्या ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्या वो एनर्जी को ट्रांजिट कर सकती है, क्या वो एनर्जी को ट्रांसमिट करती है? जी हाँ, बिल्कुल एनर्जी को ट्रांसमिट करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसमिट द एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम। और इसका जीता जाता एग्जांपल है कि भाई हमारे जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं ना, उसका इस्तेमाल, हम वो सिग्नल का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? हमारी इंफॉर्मेशन को एक एंड से दूसरी एंड तक पहुंचाने के लिए। मतलब कि अल्टीमेटली हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो जो सिग्नल है वो एक कैरियर है, जो कैरी करके जाते हैं हमारी इंफॉर्मेशन, और जिसको जहां तक पहुंचाना है वहां तक पहुंचा के आते हैं, पहुंचा के आते नहीं है, एक्चुअली वहां तक पहुंचाते हैं, और फिर वहां से दूसरे सिग्नल हमारे तक, क्योंकि ये टू वे कम्युनिकेशन होता है ना हमारे मोबाइल का, चाहे मोबाइल का कम्युनिकेशन हो या फिर आपके वाईफाई का कम्युनिकेशन हो, आप अगर कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हो तो उसका रिस्पॉन्स आपको मिलता है। तो भाई ये जो होता है ना ये कम्युनिकेशन, उसमें ये जो माइक्रोवेव तो नहीं बोलेंगे अभी के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो भी है, इसका इस्तेमाल किया जाता है इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिट करने के लिए, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि वो एनर्जी को ट्रांसमिट कर पाते हैं, ये सीधी बात है। दे कैन एबल टू ट्रांसमिट द एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है। अगर यहाँ पे देखे तो यहाँ पे क्योंकि दो फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में दो फील्ड है, तो भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी एनर्जी कैरी करती है, जिसको हम एनर्जी डेंसिटी से शो करेंगे, तो भाई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है वो इतनी एनर्जी को सेव करती है, मतलब कि इतनी एनर्जी लेके जाती है, मतलब कि उसकी एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी कितनी है, हाफ E0 E स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम यहां पे देखना चाहे, ये एप्सिलॉन जीरो है, ये एप्सिलॉन जीरो है, यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा, ये एप्सिलॉन जीरो हाफ एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर होगा, ठीक है। उसी तरीके से जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी एनर्जी को स्टोर करता है, तो वो एनर्जी होती है हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू जीरो। देखो पैटर्न सेम है, सेम तरीके की पैटर्न है। ये आपको कुछ याद आता है? ऐसा हमने ये प्रीवियस चैप्टर में ही देखा था, एक क्वेश्चन ऐसा देखा था, ठीक है। इसके अंदर हमने कंपैरिजन की थी, पर वॉल्यूम वाली जो कंपैरिजन थी, कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी एंड इंडक्टर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी की कंपैरिजन हमने की थी, ठीक है। तो कहानी वही है, यहाँ पे भी ऐसा ही है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी कितनी है, इतनी है, और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी कितनी है, इतनी। तो अगर मैं यहाँ पे ये पता करना चाहूँ कि तो भाई टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी डेंसिटी कितनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी को ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने इन दोनों का एडिशन किया। अभी एडिशन तो कर दिया, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे एक रिलेशन फॉलो होता है, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय सी, ठीक है। और यहाँ पे सी की वैल्यू अगर हम 1 अपन अंडर म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो प्लेस करते हैं, तो ऐसे केस में हमारे पास वैल्यू कुछ निकल के आती है, क्योंकि भाई एडिशन करते हैं तो टोटल एडिशन जो भी है वो किसी एक फॉर्मेट में हो तो हमें समझने में आसानी रहती है ना। तो आइडियली क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी को ऐड करने से हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इक्वेशन, यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसकी टोटल एनर्जी डेंसिटी हमें मिलती है। तो हमने दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद इसको थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, ताकि हम जो भी आंसर आए, टोटल एनर्जी डेंसिटी का जो भी आंसर आए वो हम अच्छे से समझ पाए, है ना, और उसको एक ही फॉर्मेट में देख पाए। तो इसके लिए हमने बी को रिप्लेस किया E by C से, इट इज द रिलेशन दैट वी ऑलरेडी नो।
एंड सी होता है 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन जीरो, और वो सारी वैल्यू प्लेस करने के बाद इसको जो कैंसिल होता है, जैसे कि μ0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो सारी चीजें कैंसिल होने के बाद फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग दिस आंसर। सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की टोटल एनर्जी हमें कितनी, एनर्जी डेंसिटी कितनी मिलती है, इतनी मिलती है, इट इज एप्सिलॉन जीरो स्क्वायर। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के एनर्जी के फॉर्म में ही आप इसको लिखो, आप चाहो तो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में भी लिख सकते हो, मतलब कि वहां पे ई को रिप्लेस करना पड़ेगा आपको बी इंटू सी से। तो आप इस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में भी ये एनर्जी डेंसिटी निकाल सकते हो। सो दिस इज द टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो क्या एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी को ट्रांसमिट करता है? जी हाँ, एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी एनर्जी स्टोर करता है, इतनी, मैग्नेटिक फील्ड कितनी करता है, इतनी, ठीक है। दोनों को जोड़ दो तो आपको टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगी। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, when electromagnetic wave collides on a surface it exert pressure on the surface which is called radiation pressure। ये बात तो सही है कि भाई जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी सरफेस के साथ कोलाइड होते हैं तो डेफिनेटली वो वहां पे प्रेशर जनरेट करता है, डेफिनेटली वो वहां पे प्रेशर करेगा, ठीक है। और इतना ही नहीं, जब भी एनर्जी इंसिडेंट होती है ऑन एनी सरफेस, तो ऐसे केस में हो सकता है कि वो सरफेस अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हो, तो ऐसे केस में मान लो कि ये यू जितनी एनर्जी ये इंसिडेंट हुई किसी सरफेस के ऊपर इन टाइम टी, तो ऐसे केस में दिस एनर्जी इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब, देन मोमेंटम इंपार्टेड इज द पी इज इक्वल्स टू यू बाई सी, ठीक है। मतलब कि यहां पे अगर कोई सरफेस ऐसी है जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ऐसे केस में मोमेंटम जो भी बनेगा वो कितना बनेगा, u बाई सी के बराबर बनेगा। ये सारी चीजें ना आप ये इंटेंसिटी, ये एनर्जी पर एरिया वगैरह सारी चीजें, ये सारी चीजें हम आगे ऑप्टिक्स वाले सेक्शन में पढ़ने वाले हैं, वहां पे हम अच्छे से इसको स्टडी करेंगे। अभी के लिए इसको एक्सेप्ट करते जाओ, ठीक है। तो जी हाँ, जब भी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस के साथ कोलाइड होता है तो वहां पे वो डेफिनेटली प्रेशर जनरेट करता है ना। इट एक्सर्ट्स द प्रेशर ऑन द सरफेस, जिसको हम रेडिएशन प्रेशर भी बोल सकते हैं। और अगर वो सरफेस, मान लो कि अगर वो सरफेस ये वेव को कंप्लीटली एब्जॉर्ब करती है, तो ऐसे केस में भाई वो एनर्जी जो भी एब्जॉर्ब होगी उसकी वजह से जो मोमेंटम इंपार्टेड बनेगा वो कितना होगा, u बाई सी के बराबर होगा, ठीक है। u बाई सी के बराबर होगा। जैसे कि मोमेंटम इंपार्टेड ऑन आवर हैंड बाय सनलाइट इज वेरी लेस, hence we do not experience any pressure, ठीक है। मतलब कि जब भी आपका जो भी हमारा ये जो सनलाइट का जो रेज होते हैं वो जब भी हमारे हाथ के ऊपर इंपार्ट करते हैं तो उनके द्वारा भी प्रेशर तो जनरेट होता है, उनके द्वारा भी प्रेशर तो जनरेट होता है, लेकिन वो प्रेशर उतना नहीं होता, वो प्रेशर समझो उतना नहीं होता, ठीक है। उतना नहीं होता कि आपको फील आए, आपको फील नहीं आएगी, वो हल्का सा प्रेशर होता है, ठीक है। वो एकदम छोटा सा हल्का सा प्रेशर हो तो आपको महसूस भी नहीं होगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता है। कई बार हमारी बॉडी एब्जॉर्ब भी करती है एनर्जी को, है ना। तो इसका ये बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और आपको पता है कि मोबाइल के अंदर भी आपने बार बार ये सुना होगा कि हमारा मोबाइल जो भी है उसको हमारे बॉडी के पास इतना ज्यादा मत रखो, नहीं तो वो हमारी बॉडी क्या होती है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है ना। और इसीलिए मैंने आपको एक लेक्चर में समझाया भी था, मैंने बोला था कि आपके मोबाइल के अंदर एक टर्म आती है दैट इज कॉल्ड सार वैल्यू, स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट। और ये अगर पता करना है कि आपका मोबाइल कितनी एनर्जी, मतलब कि आपके मोबाइल में से निकलने वाली एनर्जी आपके बॉडी कितना एब्जॉर्ब करेगी, उसका रेट उन्होंने फिक्स किया होता है अंदर मोबाइल के अंदर। आपको देखना हो तो आप स्टार हैश 07 हैश करोगे तो आपको वो स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट आपके मोबाइल का मिल जाएगा। जिस मोबाइल का एब्जॉर्प्शन रेट सबसे कम हो वो मोबाइल का रेडिएशन आपको उतना हार्मफुल नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो हो सके तो ये स्पेसिफिक ऐसा मोबाइल परचेस करो कि जिसका ये सार वैल्यू हो वो बहुत ही कम हो। आइडियली हमारे इंडिया में ये वैल्यू फिक्स है 1.6, फिक्स मतलब कि ये 1.6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यू है 1.6 वॉट पर केजी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे ज्यादा वाले मोबाइल अगर है
कि जिसकी एनर्जी, जिसकी स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट 1.6 से ज़्यादा है, तो वो मोबाइल हमारे इंडियन मार्केट में नहीं बिक सकते। ठीक है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ये वैल्यू फिक्स किया। अगर किसी कंपनी को मोबाइल मैन्युफैक्चर करना है, हमारे इंडिया के मार्केट में बेचना है, तो उसके लिए उसको ये वैल्यू से कम वैल्यू वाले मोबाइल मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे। मतलब कि वो मोबाइल का रेडिएशन 1.6 से कम होना चाहिए। ठीक है, और उसमें दो वैल्यू भी लिखी होती है। कई बार एक बॉडी की वैल्यू अलग होती है और हेड की वैल्यू अलग होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हम हमारा मोबाइल जो भी यूज करते हैं, तो 90% केस में हम ईयरफोन या हेडफोन यूज नहीं करते ड्यूरिंग दी कन्वर्सेशन। ठीक है, तो हम सीधा कान के ऊपर ही लगा देते हैं। तो ऐसे केस में मैक्सिमम रेडिएशन, क्योंकि तब सिग्नल सच में ट्रांसमिट होते हैं। वैसे भी ट्रांसमिट तो होते ही रहते हैं। आपके मोबाइल के अंदर आप में जो टावर दिखता है ना मोबाइल में, कि इतना टावर अभी है, इतना टावर, एक टावर कम हो गया, तो सारी चीजें जो भी होती है वो कंटिन्यूसली आपका मोबाइल जो भी है वो बेस स्टेशन के साथ सीधा कांटेक्ट में रहता है। तो ऐसे केस में कंटिन्यूस यहाँ पे सिग्नल का ट्रांसमिशन है। लेकिन जब भी आप कन्वर्सेशन करते हो ना, तो ऐसे केस में वो मैक्सिमम पावर से उसको माहिती के सिग्नल, इंफॉर्मेशन के सिग्नल भी सेंड करने होते हैं। तो ऐसे केस में वो ज्यादा रेडिएशन सेंड करती है। ठीक है, ज्यादा रेडिएशन सेंड करती है। तो उसमें दो तरीके की वैल्यू होती है वहां पे। एक होती है विथ रिस्पेक्ट टू हेड एंड दूसरी होती है विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी। मतलब कि आपकी बॉडी कितना एब्जॉर्ब करेगी एंड आपका हेड कितना एब्जॉर्ब करेगा, वो दो वैल्यू होते हैं। और दोनों वैल्यू ना 1.6 से कम ही होनी चाहिए, तो ही ये मोबाइल हमारे यहाँ पे बिक सकते हैं। तो मैंने क्या बताया कि ये जो हमारे रेडियो सिग्नल है ना, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, जिसको रेडियो सिग्नल भी बोला जाता है। ठीक है, तो सारे जो सिग्नल है वो सच में एब्जॉर्ब होते हैं। वो कुछ यहाँ पे प्रेशर जनरेट करते हैं, वो सरफेस के ऊपर प्रेशर जनरेट करते हैं। और हमें पता है कि प्रेशर जनरेट करते हैं, तो उससे आप समझ सकते हो कि किसी दीवार के ऊपर अगर आप किसी बॉल को ऐसे टकराते हो, मतलब कि हिट करते हो, तो वो यहां से टकरा के वापस रिफ्लेक्ट होकर जाएगा। तो यहां पे आप देखोगे तो इसके मोमेंटम में हो सकता है कि बदलाव आया, जिस एंगल पे आप उस एंगल पे गया हो तो बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अगर बदलाव आ रहा है, मतलब कि कुछ अलग एंगल पे जा रहा है, तो बदलाव आपको दिखेगा। तो अल्टीमेटली ऐसे केस में जब भी वो हिट करता है, तो ऐसे केस में हम इसको कैसे देख सकते हैं, तो चेंज इन मोमेंटम से देख सकते हैं। मतलब कि मोमेंटम को निकाल के हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे P इज इक्वल टू U बाई C, ये फॉर्मूला मोमेंटम से दिखा जाता है ना। चलो नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves carry energy, hence from transmitting station it can carry radio and TV signals। हमें पता है, अभी ही हमने डिस्कस कर लिया कि भाई ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो एनर्जी को ट्रांसमिट कर पाते हैं, इसीलिए उसको इस्तेमाल किया जाता है हमारी इंफॉर्मेशन। क्योंकि वो अकेले जाते हैं, उससे अच्छा है कि हमारी इंफॉर्मेशन भी लेके जाए। ठीक है, तो इसीलिए हम रेडियो एंड टीवी सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इस्तेमाल करते हैं एज ए कैरियर। वो हमारी इंफॉर्मेशन लेके कैरी करके जाते हैं, वो कैरियर है हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी फ्रॉम द सन टू अर्थ, हैंस लाइफ सस्टेन ऑन द अर्थ। ये हम समझ सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन, हमने अभी बोला कि भाई सन से जो लाइट आती है, अल्टीमेटली मैक्सवेल जी ने ये बता दिया था, उन्होंने प्रूव करके दे दिया कि भाई जो लाइट है इट इज वन काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है ना। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी फ्रॉम द सन, तो मतलब कि जो लाइट आती है उसको अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सन से अर्थ तक आते हैं एनर्जी को कैरी करके, और शायद इसीलिए अर्थ के ऊपर रहना पॉसिबल है ना, क्योंकि विदाउट सन हम नहीं रह पाएंगे, सीधी सी बात है ना। हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनको भी रोशनी चाहिए, हमें भी चाहिए। ठीक है, तो विटामिन डी यहीं से मिलता है ना। ठीक है, चलो, तो ये कुछ कहानी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इन रीजन फार फ्रॉम सोर्स ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन द सेम फेज। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो भी है ना, जो एक जनरेट होता है दूसरे को जनरेट करता है, वो दूसरा जो जनरेट हो वापस पहले को जनरेट करता है, तो पहला वापस दूसरे को जनरेट करता है, और इस तरीके से ये कंप्लीट चेन चलती जाती है। क्या यहां पे इन दोनों के बीच में लंबे डिस्टेंस पे क्या कोई फेज डिफरेंस आ सकता है क्या, तो हम बोलेंगे नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के केस में ऐसा नहीं होगा। आप कितनी भी दूरी पे देख लो वो सेम फेज दिखेंगे, आपको कभी भी उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस नजर नहीं आएगा। ठीक है, ये कभी भी आपको नजर नहीं आएगा। इसका जो ऑसिलेशन है ना, जहां से ये वेव प्रोड्यूस होते हैं, वो कभी भी आउट ऑफ फेज नहीं जा सकते, वो इन फेज रहेंगे। और शायद इसीलिए जब भी रोशनी वहां से, हमारी जो लाइट है वो सन से अर्थ तक आती है, इतना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके आती है, फिर भी वो इन फेज रहती है ना। कभी भी उसके कंपोनेंट जो भी होते हैं वो आगे पीछे नहीं होते। ठीक है, एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो भी है वो आपको प्रोपोगेशन की डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, ऐसा मान लो। ठीक है,
तो हमें पता है कि भाई अगर ए क्रॉस बी है तो ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट जो भी है वो ए एंड बी के प्लेन से अलग प्लेन में जाएगा। अगर ए मान लो एक्स प्लेन में है, बी मान लो वाई प्लेन में है, तो ऐसे केस में उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो भी है वो आपको जेड प्लेन में देगा। मतलब कि अल्टीमेटली हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है, क्योंकि उनकी प्रोपोगेशन की जो डायरेक्शन निकलती है वो अल्टीमेटली इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की रिजल्टेंट की डायरेक्शन को मैच करती है ना। क्लियर है? तो इतनी प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर ध्यान में रहता तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। क्लियर? चलो तो इसके बेसिस पे हम थोड़े एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। एग्जांपल 8.2, ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज travels in free space along the x direction at a particular point in the space and time E is equals to 6.3 j cap volt per meter, then what is the B at that point? मतलब कि यहाँ पे आपको क्लियरली बोला गया है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब कि इसकी प्रोपोगेशन की जो डायरेक्शन है वो क्या है? आई कैप है। एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहे हैं, मतलब कि इनकी प्रोपोगेशन की डायरेक्शन क्या है? आई कैप है, ठीक है। चलो, प्रोपोगेशन आई कैप डायरेक्शन में हो रहा है। फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है? तो वाई एक्सिस पे। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको दी गई है, दैट इज द जे कैप। तो फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन में है। क्लियर है? तो फील्ड यहां पे वाई डायरेक्शन में है। एक सेकंड, जरा हम इसको ओके चार्जिंग में लगा देते हैं। ओके फाइन। तो फील्ड यहां पे वाई डायरेक्शन में, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा और कितने मैग्नीट्यूड का होगा वो आपको उसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दिया गया है, उसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और कौन सी डायरेक्शन का होगा वो आपको पता करना है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं? यहां पे हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन यूज कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे? देखो, हमें जितनी इंफॉर्मेशन दी गई है उस हिसाब से हम आगे बढ़े। तो यहाँ पे हम पहले तो रिलेशन लगाएंगे किसका? बी एंड ई का। तो हमें पता है कि भाई ये E इज इक्वल टू क्या होता है, या फिर हम बोलेंगे कि C इज इक्वल टू क्या होता है? E बाई बी होता है। जो भी आपको याद हो उस तरीके से आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये C इज इक्वल टू क्या होगा? E बाई बी होगा। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे तो हमें बी निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? बी को सब्जेक्ट बना देता हूं। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई बटे सी, ठीक है। तो ये ई बाई सी हो जाएगा। नाउ ये फील्ड इंटेंसिटी, हमें सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड देखना है, डायरेक्शन बाद में बोलेंगे, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड कितना दिया गया है यहाँ पे? ई का मैग्नीट्यूड है 6.3। जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं उस पॉइंट पे इसका मैग्नीट्यूड है 6.3, ठीक है। सो इट इज 6.3 डिवाइड बाय सी, मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज द 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी? आपके पास कैलकुलेटर है, अगर एक्यूरेट आंसर चाहते हो तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। 6.3 डिवाइड बाय हम करेंगे 3, तो ये आंसर हमारे पास आएगा 2.1, ठीक है। वैसे यहाँ से डायरेक्ट भी हो सकता है, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा, तो ये हो जाएगा 2.1 इंटू 10 टू द पावर -8, ठीक है, -8 टेस्ला। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड वहां पे होगा, ठीक है, इतना मैग्नेटिक फील्ड वहां पे होगा। क्लियर है? चल, बहुत ही बढ़िया। लेकिन हमें तो विथ डायरेक्शन इसका आंसर देना है। तो विथ डायरेक्शन अगर हम इसका आंसर देते तो अभी ही हमने लास्ट प्रॉपर्टी देखी थी कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट जो भी होता है उसका रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या देता है? हमें प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देता है ना। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोपोगेशन की जो डायरेक्शन है वो अल्टीमेटली ई एंड बी का क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी। तो अगर मान लो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई डायरेक्शन में है, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है वो वाई डायरेक्शन में है, ध्यान से सुनना, आई कैप प्रोपोगेशन कौन सी डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। प्रोपोगेशन एक्स डायरेक्शन में, तो आई कैप इज इक्वल्स टू, क्या मैं ई क्रॉस बी बोल सकता हूं? डायरेक्शन की बात करें तो भाई यहां पे ई की डायरेक्शन होगी जे कैप क्रॉस विथ, भाई क्या होगा? ये बी की डायरेक्शन, बी की डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ बी। भाई सोचो जरा कि भाई ये किस दोनों का यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हमें आई दे के जाता है। तो भाई किसका क्रॉस प्रोडक्ट? जे का किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमें आई देगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि जे का के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमें आई देगा। और नहीं समझ में आता है तो भाई हमें इतना समझना चाहिए कि अगर प्रोपोगेशन एक्स डायरेक्शन में है, फील्ड अगर वाई डायरेक्शन में है, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो भी है वो जेड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। तो यहां से सीधी बात है कि मैं यहां से प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? के कैप होगी, है ना। तो बात खत्म। तो यहां से हमारे पास आंसर मिल चुका है। मैग्नेटिक फील्ड
उस पॉइंट के ऊपर कितना होना चाहिए? 2.1 इंटू 10⁻⁻8 के कैप टेस्ला। ठीक है, इतना होना चाहिए। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, चलो आगे बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एग्जाम्पल 8.3, द मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय समथिंग। आपको कुछ दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे कुछ समथिंग आपको कुछ दिया गया है। देखो यहाँ पे सिर्फ आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, तो हम उसका जो इक्वेशन दिया गया है उसको पहले लिखते हैं। भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या दिया गया है? मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन बोलो या फिर फंक्शन बोलो, फंक्शन ऑफ टाइम बोलो, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो ये दिया गया है आपको 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू साइन, ये है 0.5 इंटू 10⁻³ टाइम्स x प्लस 1.5 इंटू 10⁻11 टाइम्स t। ठीक है, तो इतना है, इतना है। अभी इसको क्या करना है आपको? इसको उसके ओरिजिनल फॉर्मेट से कंपेयर करना है, ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू हमें एक्चुअल में दी गई है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको कंपेयर करवाऊंगा, मैं इसको कंपेयर करवाता हूं उसके ओरिजिनल फॉर्मेट से। मतलब कि बी वाई इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे? देखो यहां से हमें इतना तो पता चला बी वाई है, तो मतलब कि ये वाई डायरेक्शन में है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो भी है वो वाई डायरेक्शन में है। इसको हम क्या लिखेंगे? इट इज नथिंग बट इक्वल टू B0 इंटू साइन, अच्छा इसको क्या बोल सकते हैं? kx प्लस ओमेगा टी। ठीक है, तो अगर आप इसके साथ इसको कंपेयर करवाते हो तो आपको यहां पे समझ में आ जाएगा कि भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या है? के की वैल्यू यहां पे 0.5 इंटू 10⁻³ रेडियन पर मीटर। ठीक है, तो के की वैल्यू हमें क्या मिली? 0.5 इंटू 10⁻³ रेडियन पर मीटर। ठीक है, आइडियली ये जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, ये जो साइन का एंगल है वो तो डायमेंशन लेस होना चाहिए, तो इस हिसाब से के का यूनिट आप पता कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसको भी डायमेंशन लेस होना है, इसको भी डायमेंशन लेस होना है। थीटा का यूनिट जो भी है वो रेडियन बन सकता है, लेकिन रेडियन एक डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है ना, वो फिजिकल क्वांटिटी तो है लेकिन उसका डायमेंशन या यूनिट नहीं है, वो कोई यूनिट नहीं है। एंगल का कोई यूनिट, हम बोलने के लिए रेडियन बोलते हैं लेकिन उसका कोई यूनिट नहीं होता है ना, वो यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी है एंगल। तो यहाँ पे ये हो जाएगा रेडियन पर मीटर, ताकि मीटर मीटर चम्मा चम्मा हो जाए और रेडियन आ जाए। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी आप मतलब कि उसका यूनिट पता कर सकते हो। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे ओमेगा को लिखना चाहे तो ओमेगा हो जाएगा यहाँ पे 1.5 इंटू 10⁻11 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, रेडियन पर सेकंड। क्लियर है? तो यहां से हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है उस हिसाब से हमारे पास के एन ओमेगा दिया गया है। इसके अलावा अगर आप कंपेयर करते हो तो B0 भी तो दिया गया है, देखो ध्यान से, B0 इज ऑल्सो गिवन। तो और क्या दिया गया है? यहां से B0 हम निकाल सकते हैं, तो B0 हमें कितना पता चलता है? यहां से 2 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, 2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। ठीक, ये इसका मैक्सिमम पीक एम्पलीट्यूड है। ठीक, चलो तो इतनी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। अभी क्वेश्चन पढ़ो, क्या क्या पूछा है? व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव? व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, मतलब कि वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी निकालने को बोला गया है। ये वेव की वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एक का आंसर देते हैं, पहले वेवलेंथ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, क्या के का वैल्यू, जिसको हम वेव वेक्टर बोलते हैं, उसकी वैल्यू क्या 2π/λ होती है कि नहीं? तो उसके लिए मैं के का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि मुझे पता है के इज इक्वल टू क्या है, हमें दिया गया है यहाँ पे 0.5 इंटू 10⁻³ अभी यूनिट नहीं लिखते हैं, हमें लैम्बडा पता करना है, तो के की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 2π/λ। ठीक है, तो ये हो जाएगी 2π/λ, दैट इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻³। ठीक है, तो यहां से भाई लैम्बडा क्या आएगा? लैम्बडा आएगा हमारे पास 2π/0.5 इंटू 10⁻³, मतलब कि 2 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 0.5 इंटू 10⁻³। ठीक है, सो इसको हम डिवाइड वगैरह कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास लैम्बडा क्या निकल के आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 और फर्दर इसको डिवाइड करेंगे 0.5 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 12.56 इंटू 10⁻³ सो ये आएगा 12.56 इंटू 10⁻³ ठीक है, और अगर आपको 1 पॉइंट समथिंग लिखना है तो आप इसको 1.256 इंटू 10⁻² मीटर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हम इसको लिखने के लिए 1.256 इंटू 10⁻²
-2 मीटर भी लिख सकते हो। सो दिस इज द फर्स्ट आंसर जो हमें लैम्बडा निकलने को बोला गया था वो। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहीं पे अगर मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूं तो भाई दूसरे क्वेश्चन में हमें निकालने को बोला गया है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम ओमेगा का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2πf होता है। तो ये ओमेगा इज इक्वल टू हमें यहाँ पे दिया गया है 1.5 इंटू 10⁻11। ओमेगा की वैल्यू अगर मैं 2πf प्लेस करता हूं तो ये हो जाएगा 2πf इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10⁻11। मतलब कि यहां से हमें f की वैल्यू क्या मिल जाएगी, f की वैल्यू मिलेगी 1.5 इंटू 10⁻11 डिवाइड बाई 2 इंटू पाई, मतलब कि 2 इंटू 3.14। ठीक है, तो चलिए इसका भी पता कर लेते हैं कि भाई इसका आंसर क्या निकल के आएगा। ठीक है, चलो तो 1.5 को हम डिवाइड करेंगे 2 से और इसको फर्दर डिवाइड करेंगे हम 3.14 से, तो हमारे पास कुछ आंसर निकल के आता है 0.2388। 0.2388। ठीक है, तो ये आंसर आया हमारे पास 0.2388 इंटू 10⁻11। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करते हो, यहाँ पे पॉइंट एक पॉइंट को शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2.388 इंटू 10⁻10 हर्ट्ज। ठीक, तो ये आ गई हमारे पास फ्रीक्वेंसी। तो ये वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 2.38 इंटू 10⁻10 हर्ट्ज आई। क्लियर है, चलो तो ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर था। अभी दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, देखो, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि अभी इसके रिलेटेड अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन अगर ये है तो उसके रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या होगा, वो आपको अल्टीमेटली पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए बी का आंसर भी देते हैं। तो पहले तो मुझे क्या पता करना पड़ेगा, देखो ये टर्म तो कांस्टेंट रहने वाली है, वेव का नेचर इस तरह का, क्योंकि वो हमेशा इन फेज होते हैं, है ना, वो कभी भी चाहे कितना डिस्टेंस चला लो लेकिन वहां पे वो आउट ऑफ फेज नहीं जाएंगे। ठीक है, तो वो इन फेज होंगे, मतलब कि यहाँ पे इतने टर्म तो कांस्टेंट होने वाले, जो यहाँ पे अगर साइन है बी तो वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी साइन नेचर को फॉलो करेगा, दोनों के नेचर सेम होंगे। ठीक है, तो हमें सिर्फ पता ये लगाना है कि भाई ये वाली टर्म क्या होगी। तो मैं यहां से डायरेक्टली इतना लिख सकता हूं कि भाई जो मुझे मांगा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे ये वाई डायरेक्शन में है, तो इस हिसाब से मुझे इतना समझ में आता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है एंड प्रोपोगेशन देखो एक्स डायरेक्शन में है, एक्स है ना, के एक्स, तो एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेशन है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जेड डायरेक्शन में होना चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब कि ई जेड इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिख सकता हूं E0, क्योंकि नेचर सेम है, दोनों सेम इन फेज रहते हैं, दोनों सेम नेचर को फॉलो करेंगे, इसलिए मैं डायरेक्टली इसको तो ऐसे ही लिख देता हूं 0.5 इंटू 10⁻³ टाइम्स एक्स प्लस 1.5 इंटू 10⁻11t। ठीक है, बस मुझे पता ये करना है कि भाई ये E0 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये E0 की वैल्यू क्या होगी, बस वो ही हमें पता करना है यहाँ पे। तो E0 कैसे पता लगाए, क्या हमारे पास B0 एंड E0 का रिलेशन है, जी हाँ है। क्या रिलेशन है, जरा याद करो, C इज इक्वल टू क्या होता है, E0 डिवाइड बाई B0 होता है। तो यहां से मैं E0 की वैल्यू क्या लिख सकता हूं भाई, E0 की वैल्यू मैं लिख सकता हूं C टाइम्स B0। C क्या है, वेलोसिटी ऑफ या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सो ये 3 इंटू 10⁸ एंड B0 हमारे पास है 2 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हो 3 2 6 हो जाएगा और 8 एंड -1 1 हो जाएगा, मतलब कि 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 मतलब कि 60, मतलब कि 60। तो भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम पीक एम्पलीट्यूड कितना आया, 60। तो इस हिसाब से अगर मुझे इसको लिखना है तो EZ इज इक्वल टू मैं इसको लिखूंगा 60 टाइम्स, ओके ऑटो सेव में चला गया ये, तो ये हम लिख सकते हैं 60 टाइम्स साइन 0.5 इंटू 10⁻³ प्लस 1.5 इंटू 10⁻11t। ठीक है, और डायरेक्शन के साथ लिखना है तो आप इसको के कैप लिख सकते हो। ठीक है, डायरेक्शन के साथ लिखना है तो आप इसको के कैप लिख सकते हो, यूनिट भी लिखना है तो भाई वोल्ट पर मीटर लिख सकते हो। क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8.4 क्या बोला है, देखो यहां पे बोला है कि लाइट विथ एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉल्स ऑन ए नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंस। इफ द सरफेस हैज एन एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर then find the average force exerted on the surface during the 30 minute time span। ठीक है, यहां पे बोला है
यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, एक्चुअली यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, दैट इज द एनर्जी फ्लक्स। दूसरी भाषा में बोलो तो ये आपको अल्टीमेटली इंटेंसिटी दी गई है ना। और ये इंटेंसिटी वाली जो चीज है ना, वो आप ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। हम ऑप्टिक्स में जैसे आगे बढ़ेंगे, ऑप्टिक्स वाले जो सेक्शन है, हमारे पास 3 चैप्टर है, ठीक है। तो उसमें एक चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। अभी के लिए हम यहाँ पे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अल्टीमेटली यू आर गिवन दी इंटेंसिटी, और ये जो इंटेंसिटी होता है ना, इसको आई से डिनोट किया जाता है। और ये आई है, वो हम मान सकते हैं कि यहाँ पे, क्योंकि हमने देखा था कि जो एनर्जी कैरी करके जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या कोई भी लाइट है, अगर उसके पास एनर्जी है, तो ये एनर्जी हमने देखा था कि वो किसी सरफेस के साथ जब भी कोलाइड होती है तो उसके ऊपर प्रेशर जनरेट करती है ना। और वो प्रेशर कितना होता है, वो प्रेशर जनरेट करती है। और यहाँ पे प्रेशर जो भी होता है, इसको हम रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं। और उसकी वजह से अगर आप देखना चाहते हो कि कोई अगर सरफेस एब्जॉर्ब करती है एनर्जी को या नहीं करती है, अगर करती है तो ऐसे केस में जो मोमेंटम इंपार्टेड होता है वो कितना होता है, यू बाई सी के बराबर होता है, ठीक है। यू बाई सी, जहां पे यू क्या है, इट इज द एनर्जी इंसिडेंट ऑन एनी सरफेस। जो सरफेस यहाँ पे एब्जॉर्ब करने वाली है उसके ऊपर इंसिडेंट होने वाली टोटल एनर्जी है ना। टोटल एनर्जी ये है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे इंटेंसिटी जो भी होती है ना, जो किसी सरफेस के ऊपर इंपार्ट करने वाली, इंसिडेंट होने वाली एनर्जी जो भी होती है, डिवाइड बाय ये इंसिडेंट, हम इंटेंसिटी लिखना चाहते हैं तो वो होती है U अपॉन एरिया इंटू टी, ठीक है। तो ये होता है इंटेंसिटी का फॉर्मूला, कि भाई जो सरफेस के ऊपर पर्टिकुलर कितने एरिया में कितनी एनर्जी कितने टाइम में इंसिडेंट हुई, ठीक है, उसको हम उसकी इंटेंसिटी बोलते हैं। आसान भाषा में बोलो तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हो, ठीक है, कि कितने एरिया के ऊपर कितनी एनर्जी कितने टाइम के अंदर इंसिडेंट हुई, इसी को हम इंटेंसिटी बोलेंगे। तो यहां से इंटेंसिटी अल्टीमेटली आपको दी गई है, ये जो दिया गया ना 18 वोल्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, अल्टीमेटली इट इज द इंटेंसिटी, इट इज द इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये एनर्जी फ्लक्स जो भी बोला है, इसको हम इंटेंसिटी बोलेंगे। और वो आपको दी गई है 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहां पे अगर हम एसआई सिस्टम में जाते हैं तो भाई ये वोट पर सेंटीमीटर स्क्वायर तो नहीं चलेगा, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो इसको अगर हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो यही इंटेंसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, इंटेंसिटी इज नथिंग बट इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं 18 इंटू, क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 टू द पावर -2, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 टू द पावर -2 मीटर होता है, और उसका स्क्वायर करेंगे तो -4 होगा। और वो -4 को अगर आप न्यूमरेटर में लिखते हो तो +4 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको ये गिवन है, ये प्रोवाइडेड है। अच्छा, अभी आपको क्या निकालना है वो देखो, आपको क्या निकालना है, इफ द सरफेस हैज एन एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ड्यूरिंग द 30 मिनट टाइम स्पान। मतलब कि 30 मिनट के इंटरवल में वो एनर्जी जो सरफेस के ऊपर गिर रही है, जो इंसिडेंट हो रही है, उसकी वजह से सरफेस के ऊपर एवरेज फोर्स कितना निकलेगा, एवरेज फोर्स कितना निकलेगा। देखो यहां पे मैं 11 स्टैंडर्ड को थोड़ा सा रिवाइज करवाने की कोशिश करता हूं। खैर मैं क्यों करवाऊं, आपको पता ही होगा भाई फोर्स होता क्या है एक्चुअली, इट इज द चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, डीपी बाई डी, है ना। फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। भाई मैं नहीं बोल रहा हूं, न्यूटन जी ने बताया था, ठीक है। वो प्रपोजनल होता है, फोर्स हमेशा मोमेंटम के चेंज के प्रपोजनल होता है, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के प्रपोजनल होता है। लेकिन वहां पे वो प्रपोजनलिटी कांस्टेंट को हम मानते थे के, और के मान के के की वैल्यू आई थी 1, और 1 मान के चलते थे, इसलिए एफ इज इक्वल टू हम डीपी बाई डी लिख देते थे। रियलिटी में वो क्या होता है, प्रपोजनल होता है। तो भाई वो प्रपोजनलिटी सारी चीजें साइड पे रखते हैं, यहां पे इतना समझ लेते हैं कि भाई हमेशा फोर्स जो भी होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के बराबर होता है। यहां पे एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम मानते हैं कि भाई मोमेंटम, एवरेज मोमेंटम p है और टाइम है t के बराबर, तो f इज इक्वल टू हम क्या लिख पाएंगे, यहां पे p बाई टी लिख पाएंगे। अभी ये जो मोमेंटम है, मोमेंटम कितना होता है, हमने अभी देखा कि अगर ये यहां पे जो सरफेस है कंप्लीटली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है, यहां पे बोला है, यहां पे आपको ये बोला है, ठीक है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब क्या होता है कि जो भी एनर्जी उसके ऊपर गिरेगी वो सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी, 100% एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो कंप्लीटली अगर एब्जॉर्ब करने वाली सरफेस है तो हमने यहां पे देखा कि तब मोमेंटम कितना होगा, यू बाई सी के बराबर, बार बार म्यू बोल रहा हूं, यू बाई सी के बराबर, ठीक है। तो यहां पे भी हमें ये p की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, u बाई सी के बराबर, मतलब कि u बाई सी इंटू टी, है कि नहीं। क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। अभी जरा देखो यहां पे, क्या मैं यहां से u की वैल्यू, ध्यान से सुनना, क्या मैं यहां पे u की वैल्यू i a t के बराबर लिख सकता हूं,
जरा देखो तो, आई 80 के बराबर लिख सकता हूं, क्योंकि भाई मुझे यहां पे डायरेक्टली कितनी एनर्जी इंपार्ट कर रही है, कितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, वो मुझे दिया नहीं गया है। मुझे उसकी जगह पे उसकी इंटेंसिटी दी गई है ना, कितनी एनर्जी सरफेस के ऊपर गिर रही है वो मुझे नहीं दिया गया है। मुझे उसके अलावा क्या दिया गया है, उसको इनडायरेक्टली उसकी इंटेंसिटी के फॉर्म में वो वैल्यू दी गई है। तो क्या मैं यहाँ पे इंटेंसिटी दी गई है तो इंटेंसिटी को ही इस्तेमाल करूंगा ना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे u की वैल्यू बना देता हूँ। तो u की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, आई ए टी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे u की वैल्यू लिखूंगा आई इंटू ए इंटू टी डिवाइड बाई सी इंटू टी। देखो t को t ने कैंसिल कर दिया तो हमारे पास बचा क्या, i इंटू ए बाई सी बचा। ठीक है, तो भाई देखो मेरे पास फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, ये जो फोर्स आपको निकालने को बोला गया है दैट इज दी आई ए बाई सी के बराबर होगा। इंटेंसिटी प्रोवाइडेड है, सारी वैल्यू प्लेस करते जाओ, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 10⁴ इंटू एरिया कितना दिया गया है, देखो एरिया आपको 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का दिया गया है, और हम इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। ठीक है, एरिया नहीं एरिया, ओके, तो ये 10⁻, हम इसको लिखेंगे -4। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर 10⁻² होता है, तो मीटर का स्क्वायर होगा 10⁻² का स्क्वायर, मतलब कि -4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये -4 हो गया, तो इसने इसको कैंसिल कर दिया। और c क्या है हमारे पास, तो 3 इंटू 10⁸ है। देखो 3 6 18 होता है और 6 2 12 होता है, तो अल्टीमेटली हमें ये फोर्स का वैल्यू कितना मिला, देखो जरा, हमें ये फोर्स की वैल्यू मिली, ध्यान से देखना, ये 120 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, और इसको अगर हम 1.2 के फॉर्म में लिखना चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं, इट इज नथिंग बट 1.2 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। ठीक है, तो इतना एवरेज फोर्स वो सरफेस के ऊपर दिखेगा। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर, ठीक है, क्योंकि ये जो सरफेस है वो सरफेस हमें कंप्लीटली एब्जॉर्ब करने वाली सरफेस दी गई है, इसके लिए यहां पे हमने यही फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, मतलब कि P को हमने U बाई सी लिखा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो यहीं पे हमारा बच्चों आज का लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।